गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप लोगों का एक बार फिर से। मैं सूर्य प्रकाश शर्मा और आजकल हम पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रपति के बारे में। और इसमें हमने पिछले वीडियो में बात की थी भारत की संघीय कार्यपालिका के बारे में। उसके बाद हमने चर्चा की थी राष्ट्रपति के पद के बारे में कि वो संघीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख है। उसके बाद में हमने उसके निर्वाचन की प्रक्रिया की बात की, जिसमें निर्वाचक मंडल को समझा हमने और फिर निर्वाचन की प्रक्रिया को समझा कि आनुपातिक प्रतिनिधि की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है और उसके बाद वो कैसे मतों का मूल्य ज्ञात किया जाता है, वो सारी प्रक्रिया को हमने समझा और अंत में हमने उसका मूल्यांकन किया निर्वाचन प्रणाली का। आज जो बात हमें करनी है वो है अर्हताएं, यानी पद के लिए योग्यताएं क्या है, कौन राष्ट्रपति चुना जा सकता है। इस संबंध में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 58 में दिए गए हैं। और क्या क्या प्रावधान है। पहला प्रावधान तो ये कि भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ पर ये देख लीजिए कि नागरिक सिर्फ होना चाहिए, जन्मजात नागरिक हो ये ज़रूरी नहीं है, जैसा अमेरिका में है। अमेरिका का जो जन्मजात नागरिक है वही वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से जो बनाए जाते हैं नागरिक, वो नहीं बन सकते। नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस का मतलब ये है कि कोई दूसरी जगह से गया वहाँ पर और उसने नागरिकता ले ली, वो राष्ट्रपति वहाँ नहीं बन सकता। वो बाकी सब कुछ बन सकता है लेकिन राष्ट्रपति नहीं बन सकता। हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई प्रतिबंध संविधान में नहीं लगाया गया है। कोई भी नागरिक, चाहे वो जन्मजात नागरिक हो चाहे नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से बना हुआ नागरिक है, वो राष्ट्रपति बन सकता है। उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 35 वर्ष या उससे अधिक। तीसरी योग्यता, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की उसमें योग्यता होनी चाहिए, यानी जो लोकसभा के लिए जो जो योग्यताएं होती हैं वो सब उसमें होनी चाहिए। और चौथी बात, केंद्र और राज्य सरकार के अधीन जो है कोई लाभ का पद धारण न करता हो। इसके अलावा कुछ व्यावहारिक चीजें हैं जिनमें 50 मतदाता उसके प्रस्तावक होने चाहिए और 50 मतदाता उसके अनुमोदक होने चाहिए। यानी जो निर्वाचक मंडल हमने देखा था, संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, उनमें से 50 लोग उसके प्रस्तावक हों और 50 लोग उसके अनुसमर्थक हों। एक जमानत राशि भी है 15,000 रुपये की, जो उसको जमा करनी पड़ती है, फॉर्म भरता है जब वो। और इसका नियम ये है कि वैध मतों का 1/6 से अगर कम वोट मिलते हैं तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। 1/6 का मतलब ये है कि अगर 100 वोट पड़े, मान लीजिए वैध वोट 100 माने गए, रद्द होने के बाद जो बचे हुए सही सही वोट गिने वो 100 हैं, तो 17 वोट जो पाएगा उसको तो जमानत राशि वापस मिल जाएगी, और 17 से कम अगर किसी को मिलते हैं वोट तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं। शपथ की बात करते हैं। राष्ट्रपति जब निर्वाचित होने के बाद पद धारण करता है तो उसको एक शपथ लेनी पड़ती है, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके अनुपस्थिति में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाता है। और उसमें 3 बातों की शपथ लेता है वो। एक तो निष्ठापूर्वक पद के दायित्वों का निर्वाह करने की शपथ लेता है। दूसरा, संविधान तथा कानून की रक्षा करने का दायित्व शपथ लेता है। और तीसरा, भारत की जनता की सेवा तथा भलाई के लिए कार्य करने की शपथ लेता है। ये 3 बातें उसकी शपथ में होती हैं। ये अनुच्छेद 60 में दी गई है शपथ उसकी, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है उन्मुक्तियां। उन्मुक्तियां यानी क्या क्या छूट मिली हुई है उसको, क्या विशेषाधिकार है। पहला, अपने पद पर के जो कर्तव्य हैं उसके, उनके लिए उस पर कोई विधिक वाद नहीं चलाया जा सकता। भाई राष्ट्रपति के, क्योंकि सारे निर्णय राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से होते हैं, तो कोई निर्णय गलत हो जाए तो उसके लिए मुकदमा नहीं चला सकते राष्ट्रपति के खिलाफ, क्योंकि राष्ट्रपति स्वयं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, वो मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। तो मंत्रिमंडल की सलाह से कर सकता है तो राष्ट्रपति को कैसे दंडित किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति की वही स्थिति जो ब्रिटेन के सम्राट की स्थिति है। ब्रिटेन के सम्राट के बारे में मैंने आपको बताया था कि सम्राट कोई गलती नहीं करता, वही बात
भारत के राष्ट्रपति पर भी लागू होती है। दूसरी बात, कार्यकाल के दौरान उसके खिलाफ कोई आपराधिक वाद तथा नहीं हो प्रारंभ नहीं हो सकता और न उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। कोई फौजदारी मुकदमा उसके खिलाफ दायर नहीं किया जा सकता और न उसकी गिरफ्तारी हो सकती है पद पर रहते हुए। तीसरी बात, दीवानी वाद दायर हो सकता है लेकिन 2 माह की पूर्व सूचना के आधार पर ऐसा हो सकता है। कार्यकाल की बात करते हैं। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष है, अनुच्छेद 56 में दिया हुआ है। राष्ट्रपति इस अवधि से पहले भी त्यागपत्र दे सकता है। वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिख करके दे सकता है। दूसरी बात, महाभियोग के द्वारा उसको पद से हटाया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया दी हुई है, उसको हम अलग से देखेंगे अभी आगे। महाभियोग का मतलब कोई विशिष्ट परिस्थितियों में संविधान का उल्लंघन करने की स्थिति में उसको पद से हटाया जा सकता है। उसका एक प्रोसेस है, वो क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। लेकिन 5 वर्ष के अलावा भी जब तक उसका नया उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता तब तक वो पद पर बना रहेगा। सामान्यतः क्या होता है कि 5 वर्ष पूरा होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में मान लीजिए चुनाव नहीं हो पाए तो 5 साल से ज़्यादा भी राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। और अंतिम बात यह है कि पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कितने बार भी वो चुनाव लड़ सकता है। अमेरिका में 2 बार का नियम है, जैसे 10 साल का नियम है। हमारे यहाँ कोई कार्यकाल का नियम नहीं है। लेकिन अब तक के इतिहास में केवल एक बार एक ही राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो दोबारा बनाए गए, बाकी अब तक कोई दोबारा राष्ट्रपति नहीं बना है। और वो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार रहे अपने पद पर 1952 से 1962 तक। अब हम महाभियोग की प्रक्रिया की बात करते हैं। संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। पहली बात तो ये ध्यान रखें, उसके महाभियोग का जो आरोप, अभियोग मतलब आरोप, सबसे महा मतलब सबसे बड़ा, महाभियोग का मतलब ये है, इम्पीचमेंट कहते हैं इसको, आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। और इसका आधार क्या होगा? संविधान का उल्लंघन करता है अगर तो। दूसरी बात, 14 दिन की पूर्व सूचना तथा 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रस्ताव प्रारंभ किया जा सकता है। यानी महाभियोग का प्रस्ताव कहाँ प्रारंभ होगा? संसद के किसी एक सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में। उसका तरीका क्या है? जिस सदन में आरंभ होगा उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से युक्त प्रस्ताव 14 दिन की पूर्व सूचना दे करके लोकसभा या राज्यसभा में रखा जा सकता है। अगर मान लीजिए राज्यसभा में आता है तो 250 का 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। 250 का 1/4 कितना हुआ? 63 सदस्यों का हस्ताक्षर से होना चाहिए। और लोकसभा में 545 है अभी, तो 545 का मतलब हो गया 1/4 हो गया आपका 125, 135, 137 लोगों के हस्ताक्षर से वो प्रस्ताव रखा जाएगा लोकसभा। दोनों में से कहीं भी आ सकता है। और प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर वहां पर प्रस्ताव रखने के लिए 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए, लेकिन प्रस्ताव पारित होने के लिए 2/3 सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का 2/3, उपस्थित और मतदान करने वालों का नहीं, कुल सदस्यों का 2/3। फिर दूसरे सदन में जाएगा वो, और वहां भी 2/3 सदस्यों के समर्थन से वो पारित होना चाहिए, तब वो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। और दूसरा सदन उसकी जांच करता है। पहला सदन प्रस्ताव पारित करके भेज देता है, दूसरा सदन उसकी जांच करेगा। वहां पर राष्ट्रपति को ये अधिकार होगा कि वो अपना पक्ष स्वयं रख सकता है या किसी के माध्यम से रखवा सकता है, अपनी बात कहने का उसको अधिकार होगा। और उसके बाद अगर 2/3 सदस्यों के समर्थन से वहां भी पारित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है। इस प्रक्रिया का मूल्यांकन की बात हम करते हैं। महाभियोग की प्रोसेस है, इसमें क्या कुछ कमियां हैं, उन कमियों के कारण उसकी आलोचना होती है। पहली कमी ये बताई जाती है कि संविधान का उल्लंघन शब्दावली जो है उसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। संविधान का उल्लंघन किसको मानेंगे आप?
छोटा मोटा उल्लंघन भी महाभियोग का आधार हो सकता है, कोई बड़ा उल्लंघन होगा, किस चीज को उल्लंघन माना जाएगा। दूसरी बात, संसद के मनोनीत सदस्यों की भूमिका। देखिए, आपको जब मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते चुनाव में, लेकिन उसको हटाने में उनकी भूमिका है। महाभियोग के प्रस्ताव में उनकी गिनती होती है, उनका वोट होता है। ये अजीब सी स्थिति है, जो निर्वाचित करने में भाग नहीं लेता वो हटाने में भाग लेता है। तीसरी बात, राज्य विधानमंडलों की भूमिका नहीं है इसमें। राज्य विधानमंडल निर्वाचन में भूमिका निभाते हैं, लेकिन उसको हटाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। चौथी बात, कार्रवाई के दौरान राष्ट्रपति को निलंबित नहीं किया जाता, वो अपने पद पर बना रहता है और बने रहने के कारण वो इस प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है, इस बात की पूरी संभावना रहती है। अंतिम बात, द्वितीय सदन द्वारा अनुमोदन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, कितने समय में उसका अनुमोदन होगा ये स्पष्ट नहीं है। एक अंतिम बात आज के इस वीडियो की जो हम करेंगे वो है पद की रिक्ति। राष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त हो सकता है कुछ परिस्थितियों में। सामान्य तो 5 साल है, आपको पता ही है, लेकिन 5 साल से पहले पद रिक्त हो सकता है। पहला तो ये है कि भाई वो त्यागपत्र दे दे तो हो जाएगा। दूसरी बात, महाभियोग से हो सकता है। तीसरा बात हो सकती है उसकी मृत्यु हो जाए, जैसे 2 राष्ट्रपतियों की हमारे यहाँ मृत्यु हुई, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, 2 राष्ट्रपति पद पर रहते उनकी मृत्यु हो गई। या पद धारण करने के लिए अयोग्य हो जाए वो पद पर रहते हुए किन्हीं कारणों से, या उसका निर्वाचन रद्द हो जाए न्यायपालिका द्वारा, तो इन परिस्थितियों में उसका पद रिक्त हो सकता है समय से पहले। पहला तो जो है समय पूरा होने पर 5 साल पे होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा, ये परिस्थिति में 5 साल से पहले उसका पद रिक्त होगा। तो अगर उसका पद रिक्त 5 साल बाद होता है तो संविधान में प्रावधान ये है कि उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले उसका निर्वाचन हो जाएगा। लेकिन अगर अचानक पद रिक्त हो जाए, मृत्यु हो जाए या महाभियोग के कारण हट जाए, तो 6 माह के अंदर चुनाव करना होना पड़ता है नए राष्ट्रपति का। और इस 6 माह की अवधि में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है, यानी उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह के लिए राष्ट्रपति की भूमिका निभा सकता है। अमेरिका से हमारे यहाँ स्थिति भिन्न है। अमेरिका में राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इम्पीचमेंट से राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति बचे हुए कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। वो 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, 1.5 साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है। हमारे यहाँ अधिकतम 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है राष्ट्रपति संबंधित। पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं, कितने बार भी चुनाव हो सकता है, इसकी बात हम कर चुके हैं, अनुच्छेद 57 में दिया गया है। दूसरी बात, निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, अनुच्छेद 71 में ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त होने की दशा में अधिकतम 6 माह में निर्वाचन होगा, अनुच्छेद 62 में लिखा हुआ है। और एक या अधिक विधानसभाओं के भंग होने की स्थिति में भी राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया था 1975 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उसके पद के संबंध में। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगला जो वीडियो होगा हम राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।